भुट्टो के आखिरी अयाम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जेल में सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ी अल-दीन की तहलका खेज़ याददाश्तें। पहली किस्त। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जेल के आखिरी अयाम कैसे गुजरे, उनके मामूलात और ज़हनी ख़यालात क्या थे, इस बारे पाक फ़ौज के साबिक कर्नल रफ़ी अल-दीन से ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है, जिन्होंने 323 रोज़ तक इनकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात को संभाला और उनके करीब हो गए। उन्होंने अपनी तहलका खेज़ याददाश्तों को एक किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में महफूज कर दिया था। हम अपने क़ारीन को मुसन्निफ़ का तारुफ़ कराते हुए इन ताख़ लम्हात को ये क़िस्तवार पेश कर रहे हैं ताकि भुट्टो के आखिरी अयाम की दास्तान को नई नस्ल के सामने पेश किया जा सके। कर्नल रफ़ी अल-दीन सितंबर 1933 में ज़िला चकवाल तहसील तिल्लागुम के गांव कोट काजी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम तिल्लागुम और बाकी कराची में हासिल की। अप्रैल 1958 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से अस्करी तरबियत हासिल करने के बाद पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। पंजाब शेर शाह बटालियन से अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1971 में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाकर इसी पलटन की कमान हासिल की। 8 साल स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो में खिदमत अंजाम दी। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। से 4 अप्रैल 1979 तक कर्नल रफ़ी अल-दीन ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी में मार्शल लॉ इंतजामा के जानिब से स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिंटेंडेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जहां एक मुकदमा कत्ल में मुलव्वस साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा गया था। यह किताब इनके इसी अर्स मुलाज़मत के मुशाहदात, तजुर्बात और महसूसात पर मबनी है। कर्नल रफ़ी अल-दीन ने पाकिस्तानी नुमाइंदे के हैसियत से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो में भी खिदमत सर अंजाम दी। कर्नल मौसूफ इंडोनेशिया और मिलाशा में मिलिट्री अताशी भी रहे और ISI में तैनाती के दौरान जिहाद अफ़गानिस्तान से भी मुताल्लिक रहे। सर्विस के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ कमान, ट्रेनिंग और स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अक्टूबर 1988 में कर्नल की हैसियत से रिटायर हुए। स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG, जो अमूमाए कमांडो के नाम से मशहूर है, पाकिस्तानी फ़ौज का इंतहाई अहम शोबा है। जंग के दिनों में कमांडो को इंतहाई ख़तरनाक और मुश्किल मिशन सौंपे जाते हैं, लेकिन अमन के दिनों में भी वो जान हथेली पर लिए फिरते हैं। उनके फ़राज़न मनसबी में कौमी रहनुमाओं की हिफाजत, वतन में आने वाली बैन अल-अक़वामी शख्सियात की सलामती, हिस्सुइस इदारों की निगहदाश्त, अहम फ़ौजी और निहायत हिस्सुइस दफ़ा तनसबाते की रखवाली, अंदरूनी और बैरूनी परवाज़ों में तैयारों के अगवा की मुमकिना कोशिशों की रोकथाम वगैरह शामिल हैं। ग़रज़न जानबाजों को जिस काम के भी पुकारा जाए वो लब्बैक कहने और हमेशा अपना फ़र्ज़ पूरी जानफिशानी से निभाने के लिए मुस्तैद और कमरबस्ता रहते हैं। मकान फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक भी पाक फ़ौज के इस्मानाज़ और फ़ाल शोबे से रहा है। फ़ौजी ज़िंदगी तो वैसे भी सख्त जानी का तकाज़ा करती है, लेकिन स्पेशल सर्विस ग्रुप के मामूलात और भी गंभीर और कठिन होते हैं। पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के वक्त पाक व हिंद जंगों के दौरान या अमन के दिनों में बहुत से वाक़यात ऐसे भी पेश आए जो रिवायती कहानियों, अफ़सानों और दास्तानों से भी ज़्यादा दिलचस्प थे। 1978 में मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई जो नज़ाकतों और एहतियातों के हामिल होने के साथ साथ बिलाशुबा संगीन जिम्मेदारी थी। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 मार्च 1978 को जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत का फ़ैसला सादिर किया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई तो इंतजामिया ने फैसला किया भुट्टो साहिब को कोट लखपत जेल लाहौर से रावलपिंडी सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि समाअत के दौरान उन्हें बासानी अदालत में पेश किया जाता रहे। भुट्टो साहिब कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये मुल्क के सदर और वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे। उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत थी और ये जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई। इस काम के लिए मेरा इंतखाब क्यों किया गया? मैं समझता हूँ ये महज इत्तेफाक था। मेरे लिए इसमें शुबा की कोई गुंजाइश नहीं कि इस इंतखाब में सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहिब का हाथ हो, इसलिए कि मेरी उनसे कोई शनासाई न थी। इनसे मेरी सिर्फ एक सरसरी मुलाकात हुई थी, जिसके लिए शायद मुलाकात का लफ्ज़ भी मौजू ना हो।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद वो स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्स क्वेटा तशरीफ लाए, जहां मैं बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर तैनात था। हसन दस्तूर इदारे के तमाम अफसरों का एक कतार में तारुफ कराया गया, जहां मुझे भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हाथ मिलाने का शर्फ हासिल हुआ। बाद में चाय की एक तकरीब में उनसे रस्मी आमीना सामना भी हुआ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भुट्टो साहिब की सिक्योरिटी के लिए मेरा इंतखाब महज इत्तेफाक था। जब उन्हें लाहौर से रावलपिंडी मुंतकिल करने का फैसला किया गया तो मैं रावलपिंडी छूनी में 27 पंजाब रेजिमेंट की कमांड कर रहा था, जो एक बरंड का हिस्सा थी। इस बरंड की कमांड ब्रिगेडियर एम मुमताज मक के हाथ में थी। दारुल हुकूमत और रावलपिंडी में प्रेगनेंसी की हिफाजत इसी बरंड के सुपुर्द थी। मार्शल लॉ इंतजामिया में ब्रिगेडियर मुमताज सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के मनसब पर फाइज थे। भुट्टो साहिब की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, लेकिन बिलवास्ता ये जिम्मेदारी उन्हें अपने मातहत 3 यूनिट कमांडरों में से किसी एक के सुपुर्द करना थी। हो सकता है कि मेरा इंतखाब मेरे कमांडो होने और 20 साल के बेदाग किरदार और सर्विस रिकॉर्ड के पेश नज़र किया गया हो। फांसी की सजा पाने तक मैं भुट्टो साहिब की जिंदगी के 91 में उनकी हिफाजत पर मामूर रहा। इस दौरान अक्सर और बेशतर उनसे मुलाकातें होती रही। इनसे बातें करने बल्कि यूं कहिए कि उनकी बातें सुनने का काफी मौका मिला। उनके मामूलात करीब से देखे, उनसे मिलने के लिए आने वालों की मुलाकातों के सिलसिला का काफी तफसील के साथ इल्म हुआ। गरज उनकी जिंदगी के अखशब रोज का मैं करीबी ऐनी शाहिद हूँ। भुट्टो साहिब किया थे और तारीख में उनका मकाम किया है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा या मुअर्रिख। इस अरसे के दौरान मैंने जो कुछ देखा और सुना इसे मन व अन बिलाकम विकस्त कौम तक पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं, ताकि इस जिम में बेसरूपा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठी कहानियां ज़बां ज़द-ए-आम रही हैं, उनका अजाला हो जाए और कौम पर हकीकी सूरत हाल वाज़ेह हो सके। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अफराद ने मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं नाअदाश्त उनके हवाले कर दूँ, उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक मुरतब करूँ, लेकिन इसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं कि मैंने मुख्तलिफ धमकियों के बावजूद अपनी जान का खतरा मोल लेकर उनके इस ख्वाहिश को शर्मिंद तकमील नहीं होने दिया। खुदा का शुक्र है कि मैं उसे अपने ज़मीर के मुताबिक मुरतब करने में कामयाब हो गया हूँ। इस किताबे में जो कुछ भी है मेरी दीदो शनीद का एक रिकॉर्ड है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो कुछ भी मेरे इल्म में आया है इसे पूरी दयानतदारी से कौम के सामने ले आऊं। इन तहरीर से मेरा मकसद ना तो किसी की खुशनौदी हासिल करना है और ना ही इससे किसी की दिल आजारी मतलूब है। मेरी तो सिर्फ ये कोशिश रही है कि किसी हाल में भी सच का दामन हाथ से न छूटने पाए। अलावा अज़ीम मुझे अपनी सिपाहियाना जिंदगी और पेशा वराना मकासद की सदाकतों पर फख्र है। मेरा सियासत से कोई सरोकार नहीं रहा, न मैंने कभी किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक पैदा किया। मैं एक खालिस पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से तमाम आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर मुश्तमिल रुदाद लिख रहा हूँ। मैं इस किताब के सही तज्जिये के लिए हर पढ़ने वाले के हक को तस्लीम करता हूँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक किसी भी कौमी अलमिया के बारे में अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह आयरा के आखिरी अयाम के हालात और उनकी मौत किस कस्मपुरसी की हालत में वाक़ई हुई। मशरक़ी पाकिस्तान के सानिहे के कौन जिम्मेदार थे? लियाकत अली खान के कातिल कौन थे और उनका मकसद क्या था? सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक मां हमारी अफवाज के 3 दर्जन बेहतरीन अफसरान और जर्नल साहिबान की मौत का कौन जिम्मेदार है? और फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? ये सब हमारी कौम के ऐसे अलमिये हैं जिनके मुतालिक कौम को आज तक कोई हकीकत नहीं बताई गई। चूंकि मैं इन कौमी अलमियों में से कम अज कम एक अलमिये का ऐनी शाहिद हूँ, इसलिए मैं मुतालिका वाक़यात की इस अमानत को कौम के सामने पेश करने की तमन्ना रखता हूँ। मैंने हर लिहाज से कोशिश की है कि भुट्टो साहिब पर उनके आखिरी अयाम में जो कुछ गुजरी उसे पूरी ईमानदारी के साथ कलमबंद कर दूं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने हक बयानी से काम लिया है। इसमें न भुट्टो साहिब की तरफदारी की है और न हुकूमत की किसी बात को छुपाया है। अलबत्ता मैंने उनकी चंद ऐसी बातें इस किताब में शामिल नहीं की जो नाशाइस्तगी के जुमरे में आती हैं, और कुछ ऐसी बातें भी जिनका इजहार कौमी मुफाद में नहीं जारी है।
For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.